नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेरूत में हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान इस बीच सामने आया है। आईडीएफ के हमले में 37 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर जानकारी दी है कि आईडीएफ के हमले में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच लेबनान में इजरायल ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को हमास जैसा हमला करने का मौका नहीं देगा। इसलिए इजरायल ने एक ही झटके में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के टॉप कमांडर को मार गिराया। यह हमला दक्षिणी बेरूत में किया गया, जहां एक इमारत में इजरायल पर हमले का ब्लूप्रिंट बना रहे रदवान यूनिट के चीफ इब्राहिम अकील को मार गिराया। अकील को हिजबुल्लाह का दायफ भी कहा जाता था, क्योंकि वो लेबनान में बैठकर ठीक उसी तरह हमले की प्लानिंग करता था जैसे मोहम्मद दायफ गाजा में बैठकर अल अक्सा के लिए हमले का ब्लूप्रिंट बनाता था। अब इजरायल ने हिजबुल्लाह के दायफ कहे जाने वाले इब्राहिम अकील को मारकर बता दिया है कि वो जल्द ही हिजबुल्लाह का खात्मा करने वाला है। حد القائم बस 15 मिनट की बमबारी नहीं झेल पाया लेबनान। कहां हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह इजराइल के संहार की बात कर रहा था। इतनी तबाही, इतना विध्वंस देखने के बाद शायद नसरल्लाह को सबक मिल गया होगा। इजराइल का विनाश सिर्फ एक सपना भर है, क्योंकि 15 मिनट में इजराइल ने इतने भीषण हमले किए जिससे न सिर्फ बेरूत दहल गया बल्कि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर की बेचैनी बढ़ गई। बेरूत के दक्षिणी इलाके में दोपहर के वक्त हमले किए गए, पुख्ता जानकारी के साथ कि रदवान फोर्स का चीफ उसी जगह मौजूद है। इसके बाद F-35 से हमला किया गया और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। तेज विस्फोट के बाद इमारतें गिरी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही बाकी थी। बेरूत में इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक पहली बार की गई है जिसमें रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए गए। आईडीएफ के पास इनपुट था कि रदवान यूनिट का चीफ अकील उत्तरी बॉर्डर पर बड़े हमले की तैयारी में। जिसके बाद मोसाद ने अलर्ट जारी किया और वॉर कैबिनेट में मीटिंग और हिजबुल्लाह पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया गया और टारगेट पर 12 कमांडर का नाम सामने आया। रदवान चीफ इब्राहिम अकील, हिज़्ब टॉप कमांडर सिराज हदरेज, हिज़्ब टॉप कमांडर अल हमजा, हिज़्ब टॉप कमांडर हज निनावा, हिज़्ब टॉप कमांडर अबू यासिर, हिज़्ब टॉप कमांडर मादी अल बॉक्स, हिज़्ब टॉप कमांडर अबू हुसैन वाहिब, हिज़्ब टॉप कमांडर मोहम्मद अल अतर, हिज़्ब टॉप कमांडर हसन हदरेज, हिज़्ब टॉप कमांडर महादी जमाइल, हिज़्ब कमांडर अब्बास मुस्लिमानी, हिज़्ब कमांडर समीर हलावी। इनके अलावा 3 और कमांडर भी मारे गए जिनके नाम सामने नहीं आए हैं।
बेरूत में हुई एयर स्ट्राइक में आईडीएफ ने GBU-39 ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया, जिसने 4 इमारतों को तहस नहस कर दिया। इस हमले से रदवान यूनिट की लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो गई। अब आईडीएफ के निशाने पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर। दरअसल इतने बड़े हमले के लिए आईडीएफ ने बड़ी प्लानिंग की थी। इसके लिए पहले से निगरानी की जा रही थी। मोसाद के जासूस बेरूत और उन तमाम जगहों पर थे जहां हिज़्ब के कमांड सेंटर मौजूद हैं। जब बेरूत में पेजर अटैक हुआ तो कई हिज़्ब लड़ाके मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। अस्पताल में भर्ती हिजबुल्लाह कमांडर पर निगरानी रखी जा रही थी। उन्हें लगातार ट्रैक किया जा रहा था। इसी तरह बेरूत के अस्पताल में इब्राहिम अकील भी भर्ती हुआ था। सुबह जब वो अस्पताल से इलाज कराकर लौटा तो वहां से उसे ट्रैक किया गया। वो दक्षिणी बेरूत की एक बिल्डिंग में जाकर छुप गया। उसकी लोकेशन मोसाद हेडक्वार्टर को दी गई। और इसके बाद मोसाद ने बेंजामिन के फाइनल अप्रूवल लेने के बाद अकील को जमींदोज कर दिया। हमला इतना सटीक और विध्वंसक था कि अकील के साथ 14 और टॉप कमांडर खाक हो गए। पेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में विस्फोट के बाद इजराइल ने एक और बड़ा हमला कर दिया। इस बार इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। इब्राहिम अदील हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का चीफ था। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फवाद शुक्र की मौत के बाद उसे कमांडर बनाया गया था। हिजबुल्लाह में इब्राहिम अकील की हमास के मोहम्मद दाइफ जैसी हैसियत थी। इब्राहिम अकील इजराइल पर हमले को फाइनल अप्रूवल देता था। इस हमले में अकील के साथ 14 टॉप कमांडर भी मारे गए। अकील दक्षिणी बेरूत के दाहिए की एक इमारत में छुपा हुआ था। वहां वो 19 हिजबुल्लाह कमांडर के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी इजराइल ने 2 F-35 फाइटर जेट से 4 इमारतों पर बम गिराए। अकील जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में मीटिंग कर रहा था उस पर भी बम गिरा। तेज विस्फोट के बाद इमारत गिर गई और उसके मलबे में सब दब गए। अकील समेत 15 टॉप कमांडर मारे गए, बाकी 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। इब्राहिम अकील को मारने का दावा आईडीएफ ने कर दिया है। इजरायल ने कहा है मोहम्मद अकील 7 अक्टूबर जैसे हमले की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने गैलिली को चुना था। वो वहां हमला करके इजरायल को दहलाना चाहता था। मोहम्मद अकील और उसके साथ 14 टॉप कमांडर्स का मारा जाना इजरायल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अकील पर अमेरिका ने 58 करोड़ का इनाम रखा हुआ था, क्योंकि 1983 में बेरूत में यूएस एम्बेसी में 17 अमेरिकी नागरिकों को मारा था। इजरायल ने हमला एम्बेसी पर हमले की 41वीं बरसी पर किया। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस हमले के बारे में अमेरिका को जानकारी थी? हालांकि अमेरिका ने इस पर कहा है इजरायल ने बिना बताए यह हमला किया है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान ने दावा किया है कि हमले में अमेरिका का भी हाथ है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि अब हिजबुल्लाह के साथ जंग में कोई रेड लाइन नहीं है। हमने शुरुआत कर दी है, मिडिल ईस्ट को बदल कर रहेंगे। इजराइल बड़ी तबाही की तैयारी कर चुका है, यानी हमले आगे भी जारी रह सकते हैं। अब दूसरे कमांडर भी इजराइल के टारगेट पर आ चुके हैं।
इजराइल के रौद्र रूप को देखते हुए लेबनान में वॉर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ब्रिटेन समेत कई देश अपने नागरिकों को लेबनान से निकाल रहे हैं, जबकि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल को हमले रोकने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। उधर इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमला हिजबुल्लाह के रॉकेट स्ट्राइक के बाद किया, क्योंकि कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जिन्हें आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, जिसके बाद इजराइल ने विध्वंसक पलटवार करके बदला ले लिया। जबकि इस हमले को हिजबुल्लाह और ईरान ने नरसंहार बताया है। अब IRGC चीफ हुसैन सलामी ने ईरानी प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इजराइल पर हमला कितना और कितनी तीव्रता तक किया जाए। यानी यह तय है कि अब अरब धधकने लगा है, जिससे दुनिया में महायुद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले को लेकर। हिजबुल्लाह ने 7 रॉकेट फायर किए हैं। IDF ने ज्यादातर रॉकेट तबाह किए। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल के पड़ोसी देश उसकी तबाही के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन सब के पीछे इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान है। ईरान से ही इजराइल पर हमला करने वालों की फंडिंग होती है और हथियारों की डिमांड पूरी की जाती है। अब हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों का बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान ने अपने तमाम प्रॉक्सी संगठनों को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इराक से हजारों लड़ाके लेबनान शिफ्ट किए जा रहे हैं और ईरान की सेना के अफसर हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बार इजराइल पर 7 दिशाओं से हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह बदला लेने के लिए बेचैन है। ईरान इजराइल को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इजराइल के लगातार हमलों ने हिजबुल्लाह के हौसले को कमजोर कर दिया था। लेकिन ईरान ने हिजबुल्लाह को फिर जोश से भर दिया है। ईरान ने हिजबुल्लाह को भरोसा दिया है कि लड़ाकों के जख्मी होने की चिंता ना की जाए। दूसरे देशों से जल्द कई लड़ाके लेबनान आएंगे। ईरान की सेना के अफसर हमले की कमान संभालेंगे। हिजबुल्लाह को हथियारों की कमी नहीं होने दी जाएगी। ईरान से हौसले का डोज मिलने के बाद लेबनान से एक्शन की शुरुआत कर दी गई। लेबनान ने दिखा दिया कि एयर स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्लाह कितना बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है। 24 घंटे में लेबनान ने 200 से अधिक रॉकेट से हमला किया। इजराइल की सेना के ठिकानों पर हमले किए गए। मोसाद के ठिकानों को भी टारगेट किया गया।
हिजबुल्लाह की ताबड़तोड़ प्रहार से इजराइल में कई धमाके हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक टैंक को भस्म करने का दावा किया, लेकिन अब तक जो हुआ उससे महज शुरुआत समझिए, क्योंकि लेबनान में मेजर ब्लास्ट के बाद ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की है। मेजर ब्लास्ट में 4000 हिजबुल्लाह लड़ाके जख्मी हुए हैं। इराक से अब 5000 लड़ाकों को लेबनान भेजा जा रहा है। ईरान ने यह जिम्मेदारी कतैब सैयद अल शुहादा नाम के संगठन को दी है। इजराइल से बदले के लिए ईरान ने अपने तमाम प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर दिया है। हमले का ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि हर इंतजाम नाकाम हो जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने ऐसी योजना बनाई है कि इजराइल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इतने फ्रंट खोले जा रहे हैं कि इजराइल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा। एक दो नहीं बल्कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से हमले की योजना में है। इजराइल के खात्मे के लिए खमेनी का प्लान बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश नजर आता है इजराइल। जरा सोचिए, इस छोटे से इलाके पर 7 दिशाओं से मिसाइल की वर्षा हुई तो क्या होगा। ईरान का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में कई तरह से इजराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले हों। गाजा और वेस्ट बैंक में हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। हमास पूरी ताकत से इजराइल पर हमले करने वाला है। लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रहार जारी है। यानी ये 3 ऐसे फ्रंट हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमले का सामना करने वाला है। सीरिया में हमलों की शुरुआत हो चुकी है। यहां से प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू करेंगे। अब ईरान के पूरे चक्रव्यूह को देखिए। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे। ईरान की सेना भी हमला कर सकती है। खमेनी ने 7 ऐसे फ्रंट तैयार कर लिए हैं जहां से इजराइल पर हमले की तैयारी है। इन इलाकों में मौजूद तमाम संगठनों तक हथियार पहुंचाने में ईरान को वक्त लगा है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि ईरान ने हमले के लिए वक्त लिया। तैयारी पूरी होते ही इजराइल पर भारी हमला होने वाला है। हमलों की तेज रफ्तार से एयर डिफेंस नाकाम हो गया और फिर उत्तरी इजराइल धमाकों से गूंज उठा। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने लगातार 40 बार हमला किया। इजराइल की ऐसी हालत तब हुई जब एयर डिफेंस से ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई कमांडर लेबनान भेजे गए। संदिग्ध चीजों की जांच विशेषज्ञ करेंगे। ईरान के सैन्य अफसर हमले की रणनीति बनाएंगे। इजराइल के खिलाफ हमले शनिवार को भी जारी रहे। माना जा रहा है कि नए हथियारों की खेप आने से पहले पुराने हथियारों का स्टॉक खत्म करने की तैयारी है। हिजबुल्लाह तक रूस और ईरान से मिसाइलों की खेप आ रही है। यही वजह है कि फिलहाल रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम है इजरायली सैन्य बेस पर हमला। इजरायल ने इसका बदला लिया तो युद्ध का दायरा और बड़ा हो सकता है। इजरायल की वायुसेना ने लेबनान पर कई बार हमला किया है। इजरायल अब घातक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। हालात को भांपते हुए अमेरिका ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है।
सबसे पहले इजराइल को सुरक्षा कवच देने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई युद्धपोत पहुंचने वाले हैं। ये अमेरिका का यूएसएस हैरी एस ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिकी नेवी ने इसे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। अगले हफ्ते अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 65,000 नौसैनिक भी आ रहे हैं। इसके साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी आ रहे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर घातक बॉम्बर्स की तैनाती है। अमेरिका ने ऐसी तैयारी की है कि अगर ईरान ने या प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया तो इजराइल के दुश्मनों पर भारी बमबारी और मिसाइल प्रहार किया जा सके। इजराइल भी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। ऐसे में मुमकिन है कि इजराइल की सीमा पर आने वाले दिनों में भीषण जंग की शुरुआत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन के अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विमान उतरा है। क्वाड समिट पे हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात होनी है। तस्वीरें आप देखिए, फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान लैंड हुआ और फिर किस तरीके से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल की बमबारी का वीडियो भी सामने आया। इजराइल और अमेरिका ने अरब का समीकरण बदलने की रणनीति बना ली है। ये रणनीति न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने की है, बल्कि ईरान की एटमी शक्ति को भी खत्म करने की है। इसके लिए इजराइल और अमेरिका साइबर वॉरफेयर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह करने के लिए CIA और मोसाद ने स्पेशल डिजिटल वेपन तैयार कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पेजर हमले के बाद अब डिजिटल बम से विस्फोट होगा। इसके टारगेट पर ईरान के 11 एटमी सेंटर हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह, हमास और हूती के साथ सभी प्रॉक्सी का खात्मा करने वाला अभियान शुरू कर दिया है। इजराइल का साथ दे रहा है सुपर पावर अमेरिका। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह का अंत करने के लिए भीषण बमबारी कर रहा है, तो अमेरिका हूती की कब्र खोदने में जुटा है। लेकिन नेतन्याहू और बाइडेन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी के वजूद को ही मिटाना नहीं है। इजराइल और अमेरिका ईरान की परमाणु शक्ति भी खत्म करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ बाइडेन और नेतन्याहू अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को भी कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ईरान तभी कमजोर होगा जब उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचेगा। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। बाइडेन और नेतन्याहू ने यह टास्क अपनी खुफिया एजेंसियों को सौंपा है। एक सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि CIA और मोसाद ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की तैयारी कर ली है। ईरान के परमाणु सेंटर पर किसी मिसाइल या बम से अटैक नहीं होगा, बल्कि एक अदृश्य हथियार से हमले की आशंका है। लीक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक CIA और मोसाद ने एक डिजिटल वेपन तैयार कर लिया है। ये एक मालवेयर है जिसका नाम है स्टक्सनेट।
इसी मालवेयर से ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह करने की योजना है। CIA और मोसाद इस मालवेयर को कई सालों से बना रहे थे। अब ये मालवेयर उस वक्त बनकर तैयार हो चुका है जब इजराइल और ईरान में तनाव चरम पर है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में मोसाद इस मालवेयर को ईरान के एटमी सेंटर में मौजूद हार्डवेयर में डाल देगा। इसके बाद ईरान की परमाणु तकनीक, उससे जुड़ी सूचनाएं और प्लानिंग एक झटके में बर्बाद हो जाएंगी। सवाल यह है कि आखिर CIA और मोसाद के टारगेट पर ईरान के कौन कौन से एटमी ठिकाने हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के किन परमाणु केंद्रों पर साइबर अटैक कर सकते हैं, आपको बताते हैं। इस्फहान, नतांज, फोर्दो, अराक और बुशहर, इन 5 शहरों में ईरान की न्यूक्लियर साइट मौजूद है। यहां इजराइल डिजिटल हथियार से हमला कर सकता है। तेहरान, रमसार और बोनाब, इन 3 शहरों में ईरान की एटमी रिसर्च सेंटर मौजूद है। यहां ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी रिसर्च होती है। ये तीनों सेंटर भी इजराइल के टारगेट पर हैं। सगंध, यज़्द और गाचिन, यहां ईरान के यूरेनियम माइंस हैं। यहीं पर ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। इस पर भी साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। CIA और मोसाद जो मालवेयर छोड़ने वाले हैं, उससे ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम तहस नहस हो जाएगा। न धमाका होगा, न ही विनाश होगा। एक सॉफ्टवेयर ईरान के उस सपने को चकनाचूर कर देगा जिसे हकीकत में बदलने के लिए ईरान कई दशकों से लगा हुआ है। इजराइल ने जब से लेबनान में हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट करवाए हैं, तब से तेहरान दहला हुआ है। ईरान में खौफ इसलिए हाई है क्योंकि इजराइल ने अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर अटैक करने की तैयारी कर ली है। ईरान साइबर एक्सपर्ट्स के जरिए इस खतरे को टालने में जुटा है। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि हमले की क्षमता भी विकसित कर ली है। अब कोई भी देश ईरान पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इजराइल और अमेरिका पर पज़ेश्कियान की चेतावनी का कोई असर पड़ेगा, इसकी संभावना शून्य है। ऐसे में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मोसाद अपने ऑपरेशन को हमेशा अंजाम तक पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल के बिरिया में रॉकेट हमले को लेकर जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले से ये शहर दहल उठा है। हमले में यहूदी धर्मस्थल भी तबाह हो गया। एक हफ्ते से जो यूक्रेन जंग में बैकफुट पर दिख रहा था, बीती रात अचानक उसने पुतिन को सबसे बड़ा जख्म दे दिया। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 6 हथियार डिपो तबाह कर दिए। ये सभी हथियार डिपो रूस के शहरों में मौजूद थे। दावा है कि इन हमलों में रूसी सेना का 30,000 टन बारूद जलकर खाक हो गया। यूक्रेन ने पहली बार फ्रंट लाइन से 750 किलोमीटर दूर रूसी शहरों पर ये हमले किए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने नाटो के हथियारों से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीती रात यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति को सबसे बड़ी चोट दी। रूसी शहरों को दहलाकर व्लादिमीर पुतिन को ललकारा। ज़ेलेंस्की के जवानों के टारगेट पर रूस के हथियार गोदाम थे, जो एक के बाद एक तबाह होते रहे।
उनमें रखे हजारों टन बारूद प्रचंड अग्नि में धधकते रहे और रूसी राष्ट्रपति अपनी सेना में होती तबाही देखते रहे। यूक्रेन ने बीती रात रूस के 8 शहरों पर 200 ड्रोन दागे। रूस ने 101 ड्रोन तबाह कर दिए, जबकि 99 ड्रोन टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हथियार गोदाम थे। एक नजर में लगता है मानो एटम बम फटा हो, लेकिन ये एटम बम नहीं, मगर पुतिन के लिए अब तक की जंग में सबसे बड़ा झटका जरूर है। जबरदस्त धमाके की ये तस्वीरें रूस के क्रास्नोदर में मौजूद हथियार डिपो की हैं, जिसे जेलेंस्की के ड्रोन वीरों ने ड्रोन दागकर तबाह कर दिया। धमाके के बाद 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा आग का गुबार देखा गया। ड्रोन अटैक में हुए इस बड़े धमाके की वजह थी इस हथियार गोदाम में मौजूद कई हजार टन बारूद और जंग के हथियार, जिन्हें यूक्रेन भेजने के लिए शेड से बाहर रखा गया था। ये क्रास्नोदर के उसी हथियार गोदाम की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसे बीती रात ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया गया। ये सैटेलाइट तस्वीरें धमाके से पहले की हैं। गोदाम में खुले आसमान के नीचे हजारों टन बारूद नजर आ रहा है। दावा है कि तबाही के इस सामान को यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों तक पहुंचाने की तैयारी थी। इससे पहले कि रूस इस बारूद को सही लोकेशन पर पहुंचाता, यूक्रेनी जवानों ने इसे तबाह कर दिया। बीती रात रूस के क्रास्नोदर में तबाही होने वाला यह पहला गोदाम था, लेकिन असली तूफान आना बाकी था। यूक्रेन ने रूस के 6 हथियार गोदाम तबाह कर दिए। ये गोदाम क्रास्नोदर, तवेर, नोवगोरोद, व्लादिमीर, ब्रियांस्क और उत्तरी ओसेटा में मौजूद थे। रूस के ये सभी शहर 750 किलोमीटर के दायरे में हैं। दावा है कि इतनी लंबी दूरी तक हमले के लिए यूक्रेन ने अपने नए पैलियनेत्सिया ड्रोन का इस्तेमाल किया है। जंग शुरू होने के बाद रूसी धरती पर यह यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। दरअसल हमलों में जितना नुकसान रूस को महज एक रात में उठाना पड़ा, उतना नुकसान कभी पूरे हफ्ते में नहीं हुआ। दावा है कि इस हमले में रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उसके मित्र देशों से मिले हथियार भी जलकर खाक हो गए। यूक्रेन के हमलों में रूस का 30,000 टन बारूद तबाह हो गया। 7.5 लाख तोप के गोले नष्ट हो गए। इसके अलावा मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें और उत्तर कोरिया की KN-23 मिसाइलें नष्ट हो गई। हालांकि ये हमले महज शुरुआत भर हैं। रूस की आने वाली रातें अभी और काली हो सकती हैं। इसकी वजह है अमेरिका और ब्रिटेन की यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो से हमलों की छूट। दावा है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने गुप्त तौर पर यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की इजाजत दे दी है। ये ड्रोन हमले इसी की पहली किश्त माने जा रहे हैं। दावा है कि फिलहाल सिर्फ रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दी गई है। माना जा रहा है कि यूक्रेन बहुत जल्द फ्रंट लाइन में 300 किलोमीटर दूर मौजूद रूसी मिलिट्री बेस पर स्टॉर्म शैडो से हमले कर सकता है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। मैप में नजर आ रहे रूस के ये वो शहर हैं जो स्टॉर्म शैडो की रेंज में हैं। ये यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर के अंदर हैं, जहां यूक्रेन इन शहरों को दहला सकता है। वहीं इस रेंज में मौजूद 15 से ज्यादा मिलिट्री बेस और एयर बेस को टारगेट कर सकता है।
इधर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका $375 मिलियन के नए हथियार देने वाला है। दावा है कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट के लिए जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन मिसाइल दे सकता है। यूक्रेन अगले 24 घंटे में फिर बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन रूस ने इससे पहले ही पलटवार शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के खार्किव, नीप्रो, ओडेसा, क्रीवी रीह, डोनेस्क, डॉनबास और वोलोदर में बमबारी की है। ये खार्किव का वीडियो है, जहां खार्किव के मेयर की गाड़ी के सामने गाइडेड बम गिरा। क्रीवी रीह शहर पर भी रूस ने मिसाइलें दागी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ओडेसा पोर्ट पर भी रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 4 यूक्रेनी सैनिक घायल हो गए, जबकि अमेरिका का एक वेसल तबाह हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने पश्चिमी हथियार इस्तेमाल करने पर आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और भीषण हमलों की धमकी दी है। साफ है, अगर यूक्रेन स्टॉर्म शैडो से रूस को दहलाता है तो यूक्रेन की तबाही भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर लेबनान में आईडीएफ की बमबारी का नया वीडियो सामने आया है। हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। कुर्स्क में रूस के भीषण हमलों के बावजूद यूक्रेनी सेना डटी हुई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन कुर्स्क के पावर प्लांट पर हमले की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का एक परमाणु ऊर्जा प्लांट ड्रोन हमले की चपेट में आने से बच गया। आईएईए ने रूस को चेतावनी दी है कि उसे ज़ैपोरिज़िया प्लांट को तुरंत खाली कर देना चाहिए और प्लांट को यूक्रेन के हवाले कर देना चाहिए। युद्ध के बीच कई बार कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन का अंदेशा व्यक्त किया गया, लेकिन अब रूस और यूक्रेन की सेना के रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। कुर्स्क में रूस के भीषण हमले जारी हैं। रूस की वायुसेना के विमान चुन चुनकर यूक्रेनी ठिकानों को भस्म कर रहे हैं। यूक्रेनी फौज के वाहनों को भी खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसपैठ का बदला लेने के लिए यूक्रेन के कई शहरों पर भी प्रहार हो रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच बार बार जंग की आंच न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच रही है और दहशत बढ़ रही है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के खमेलनित्स्की पर हमला किया। खमेलनित्स्की में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस का एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब से गुजरा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस जानबूझकर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ आईएईए ने कहा है कि रूस को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से सैनिकों को हटा देना चाहिए और प्लांट की कमान यूक्रेन को सौंप दी जाए। आईएईए ने चेतावनी जारी की है और यूक्रेन को अपने पावर प्लांट को सुरक्षित बनाने के लिए कहा है। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में कई धमाके हो चुके हैं। पिछले दिनों पावर प्लांट में आग लग गई थी। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई भी रुक गई थी। लेकिन रूस ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को इस वक्त खाली नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना कुर्स्क में है और रूस का दावा है कि कुर्स्क पावर प्लांट पर कई बार हमले की कोशिश हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना कुर्स्क के कोरचतोव परमाणु प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले की कोशिश कर चुकी है।
माना जा रहा है कि कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन और नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क मिशन के बाद से रूस ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में धमाके की कोशिश में है। रूस अपना बदला लेने के लिए ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क से बाहर नहीं निकाली जा सकी है। कुर्चातोव परमाणु प्लांट पर कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। कुर्चातोव रूस के 3 बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ज़ेपोरिज़िया से रेडिएशन के खतरे को देखते हुए यूरोप में दहशत है, लेकिन रूस यूक्रेन को कसूरवार ठहरा रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन का भय दिखाकर नेटो को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल करना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक वापस बुलाने के लिए मजबूर करना चाहता है। ज़ेपोरिज़िया की आग से अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनेगा। नेटो यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक हटाने का आदेश दे सकता है। हालांकि कुर्स्क का कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, खतरा दोनों से बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के नाटो से लगातार हथियार मिलते रहे हैं, जिसकी वजह से उसने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन अब रूस ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें सैन्य ठिकानों के अलावा नाटो से मिले हथियारों को टारगेट कर रहा है। रूस ने अमेरिका से मिले अब्राम्स टैंक की करीब करीब पूरी खेप तबाह कर दी है। इसी तरह चैलेंजर्स और लेपर्ड टैंक भी उसके निशाने पर है। अगर कुछ वक्त में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार नहीं मिले तो रूस कभी भी उसे खाक में मिला सकता है। पहले एनर्जी सेक्टर, फिर हथियार गोदाम और अब यूक्रेन के टैंक, जिन्हें लगातार नष्ट करके कबाड़ बना रहा है रूस। इस वीडियो को देखिए, इसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूस के ड्रोन अटैक में जब टैंक खाक हो जाते हैं तो यूक्रेनी सैनिक इस हालत में छोड़ जाते हैं, जिन्हें रूस अपने कबाड़ गोदाम में ले जाता है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की पूरी टैंक बटालियन तबाह कर दी है, जिसमें अमेरिका से मिले अब्राम्स टैंक की खेप का 2/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। इसके अलावा रूस ने लेपर्ड और चैलेंजर्स टैंक भी मिसाइल से खाक कर दिए। रूस ने तबाह किए टैंकों की तस्वीरें भी जारी की हैं। हालांकि यूक्रेन इसे रूस का प्रोपेगेंडा बता रहा है। उसने दावा किया है कि टैंकों से रूस को ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए वो अब प्रोपेगेंडा के जरिए अपना नुकसान छुपा रहा है। लेकिन रूस ने एक और वीडियो जारी करके यूक्रेन के दावे की हवा निकाल दी। इस वीडियो में देखिए कैसे कबाड़ टैंकों की कतार है। ये डोनेट्स्क इलाके का वीडियो है, जिसमें मिसाइल अटैक में यूक्रेन के अब्राम्स टैंक को उड़ा दिया, जिसमें टैंक पूरी तरह जल गए। इसी स्थिति में यूक्रेनी सैनिक इन्हें छोड़कर भाग गए। इस बीच यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप पहुंच रही है। जर्मनी कुछ दिनों में 20 लेपर्ड टैंक भेज रहा है, जबकि 22 लेपर्ड टैंक डेनमार्क भेज रहा है। इसके अलावा भारी तादाद में गोला बारूद भी सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट गन, 2 सर्विलांस रडार सिस्टम और 10 MG3 मशीन गन यूक्रेन को भेजी जा रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी के हथियारों का इंतजार है, जिसके बाद वो रूस में तबाही का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू कर सकते हैं। खासतौर से रूस में मौजूद उन तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे जहां तक अभी उनके हथियारों की रेंज नहीं थी। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन पर एटमी अटैक कर सकता है, जिसकी धमकी पुतिन पहले भी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अब रूस नाटो में टकराव बढ़ने वाला है क्योंकि रूस आर्कटिक में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी जासूसी कराने के लिए अमेरिका ने टोही विमान आर्कटिक में भेजा, जिसके बाद अमेरिका ने दावा किया कि रूस जल्द ही परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। पुतिन ने ठान लिया है कि वो कोल्ड वॉर का बदला नेटो से लेकर रहेंगे। इसलिए रूस चोरी छिपे एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। इसके लिए नोवाया ज़ेमेलिया टेस्ट साइट को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। यह सीधा संकेत है कि रूस कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इस बार ऐसा करने में उसे 34 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि 1990 में रूस ने आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। नोवाया ज़ेमेलिया न्यूक्लियर साइट के चीफ एडमिरल एंड्रे सिनस्टाइन ने भी एक इंटरव्यू में कहा है, सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए हर वक्त तैयार है। अगर मॉस्को से किसी भी वक्त आदेश आता है तो हमारी तैयारी पूरी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। रूस ने आर्कटिक रीजन में 1961 से लेकर 1990 तक 200 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। इसी की बदौलत रूस दुनिया का सबसे खौफनाक परमाणु देश बन गया है। लेकिन इस बार रूस उस सीमा को तोड़कर सबसे बड़ा एटम बम बना सकता है। इसे लेकर पेंटागन की बेचैनी बढ़ गई है। इसलिए पेंटागन ने आर्कटिक में एक जासूसी प्लेन भेज दिया, जिसका नाम MQ-4C ट्राइटन है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन ने 24 घंटे तक इलाके की निगरानी की। इस दौरान नोवाया की तस्वीरें भी खींची। जिसके दम पर अमेरिका ने कहा है कि रूस परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। आइलैंड पर रेडियो एक्टिव सीसियम-137 मिलने का दावा किया है। ये वही रेडियो एक्टिव तत्व है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद वहीं की जमीन पर मिला था। यानी अमेरिका मानकर चल रहा है कि रूस आर्कटिक में कुछ बड़ा करने वाला है। नोवाया की जासूसी से रूस बौखला गया है। रूस की तरफ से धमकी दी गई है। आर्कटिक में नेटो का दखल एक बड़े युद्ध की दस्तक है। आर्कटिक से नेटो को खदेड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। खासतौर से रूस के टारगेट पर फिनलैंड और स्वीडन है, जिन्होंने हाल ही में नेटो की सदस्यता ली है। इसलिए रूस नेटो में अगर युद्ध होता है तो क्रेमलिन सबसे पहले फिनलैंड में तबाही मचा सकता है, जबकि नेटो पलटवार के तौर पर रूस के एटमी बेस को निशाना बना सकता है, जिसमें नोवाया ज़ेमेलिया पहले नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के 3 देश इस वक्त जल प्रलय से तबाह हो रहे हैं। जापान, तुर्की और इटली से जो तस्वीरें सामने आ रही वो बहुत ज्यादा डराने वाली है, दहला देने वाली है। देश अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन हालात एक जैसे हैं। जापान से लेकर तुर्की और यूरोप में इटली तक आसमान से बरसी आफत की मार झेल रहे हैं। अचानक आई जोरदार बारिश से यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जल प्रलय के बीच हजारों लोग फंसे हैं। कहीं गाड़ियां आधी डूबी हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की छत से महज कुछ फीट ही नीचे है।
कहीं तेज रफ्तार सैलाब सड़कों पर उफान मारते हुए आगे बढ़ रहा है। रफ्तार ऐसी है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाए। ये जापान के होन्शु द्वीप की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार की सुबह महज 3 घंटे में इतना पानी बरसा कि उसने बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर ली। भारी बारिश के बाद नदियां ओवरफ्लो हो गईं और अपने किनारों को तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गईं। जापान के होन्शु द्वीप में शनिवार की सुबह 120 mm तक बारिश हुई। द्वीप पर मौजूद 12 नदियों का पानी शहर में घुस गया। होन्शु